जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मानसरोवर विद्या विहार के यूट्यूब चैनल में। कक्षा 8 के चैप्टर नंबर 12 की चर्चा हम कर रहे थे और इसके पहले कुछ चीज़ों के बारे में हम पढ़ चुके। तो आज इन्हीं चीज़ों को आगे ले जाते हुए अन्य चीज़ों की बात भी करेंगे। तो यहाँ आपको है घर्षण बढ़ता तथा घटना, घर्षण का बढ़ना तथा घर्षण घटना। पिछले अनुभाग में आपने देखा कि कुछ परिस्थितियों में घर्षण वांछनीय होता है। क्या होता है? मतलब दिखाई दे ऐसा होता है। क्या आपने कभी यह सोचा है कि आपके जूतों की तली खांचेदार क्यों है? ऐसा है ना, आपके देखो, आप जूता पहनते हो, जूते के नीचे की तरफ देखना, नीचे ऐसे उल्टा करके वहाँ पे ऐसे खांचे दिखाई देंगे आपको, अलग अलग खांचे मतलब कि डिज़ाइन होती है ना अलग अलग। जैसे कि ये टायर में आपको खांचे दिख रहे हैं अलग अलग, ऐसे खांचे क्यों है? ऐसा पूछा उसने आपसे। क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपके जूतों की तली खांचेदार क्यों है? चित्र 12.11 में देखिए। खांचे जूतों के फर्श से पकड़ बनाते हैं। आप देखो कि जब आप भी चलते हो तब आपका पैर एक जगह पे स्थिर होता है। कभी ऐसा हुआ है कि पैर स्लिप हो जाए? होता है, पर वो परिस्थिति जब फर्श और आपके पैर के जूतों के बीच घर्षण उत्पन्न ना हो तब वो आपका पैर स्लिप हो जाता है। परंतु जब तक आपके पैर और फर्श के बीच में घर्षण बना रहेगा, आपका पैर ज़मीन के साथ टिका रहेगा। और यही होता है जब आपके पैरों के शॉल के साथ, जब उसमें अलग अलग खांचों की डिज़ाइन आप देखते हो। इसी प्रकार कारों, ट्रकों तथा बुलडोज़र के टायर भी खांचेदार होते। आपने देखा ना, बुलडोज़र का टायर, बड़े बड़े टायर होते हैं, तो उसमें भी अलग अलग खांचे, ऐसी डिज़ाइन देखने को मिलती है। ये डिज़ाइन क्या काम करती है? ज़मीन के साथ टायर को पकड़े रखने का काम करती है, जिससे सड़कों से उनकी पकड़ अच्छी बनती है ना। अगर उसको सड़क पे अच्छी तरह से चलना हो तो टायर में खांचे देखने को मिलते हैं। अभी कभी कभी आपने सुना होगा कि भाई गाड़ी स्लिप हो गई, सुना है ना, गाड़ी स्लिप हो जाती। तो ये गाड़ी स्लिप क्यों होती है? जब आपका टायर घिस जाता है। क्या होता है? घिस जाता है। तब ये खांचेदार आकृतियाँ टायर में से मिट जाती है। आकृतियाँ टायर में से मिटने के कारण अब टायर अच्छी तरह से सड़क के साथ पकड़ बना पाता नहीं है, और इसी कारण गाड़ियाँ स्लिप हो जाती है और अकस्मात होते हैं। स्वचालित वाहनों तथा साइकिलों की ब्रेक प्रणालियों में ब्रेक पेड़ों का उपयोग करके हम जानबूझकर घर्षण में वृद्धि करते। अब मान लीजिए कि आप कोई साइकिल चला रहे हो या फिर आप कोई बाइक चला रहे हो। यदि आपको बाइक या साइकिल को रोकना हो तो आप क्या करोगे? जाहिर सी बात है, ब्रेक दबाओगे। और ब्रेक दबाने से क्या होगा? आपके टायर में लगी हुई ब्रेक आपके टायर की गति को धीरे धीरे कम करती जाएगी, और इसका कारण है घर्षण। क्योंकि ब्रेक और टायर के मध्य घर्षण उत्पन्न होता है, और इसी घर्षण के कारण आपके टायर धीरे धीरे रुकने की प्रक्रिया प्रारंभ कर देते हैं। जब आप कोई साइकिल चलाते हो तो उसके ब्रेक पेड को स्पर्श नहीं करते। पहिए को स्पर्श करते हैं क्या? उसके ब्रेक पहिए को स्पर्श करते हैं? नहीं, अपन तो हाथ में दबाते तो नीचे टायर अपने आप रुकने लगता है। तो ये पैड घर्षण के कारण रिम की गति को रोक देते हैं और पहिया गति करना बंद कर देता है। क्या करता है? गति करना बंद कर देता है। आपने यह देखा होगा कि कबड्डी के खिलाड़ी अपने हाथों पर मिट्टी रगड़ते हैं ताकि वे अपने प्रतिद्वंदी को और अच्छी तरह पकड़ सके। आप देखोगे ना, जब कबड्डी खेलते हैं तो हाथ में मिट्टी वट्टी रगड़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो अच्छी तरह से पैर को पकड़ सके। व्यायामी जिम्नास्ट अपने हाथों पर कोई रूढ़ पदार्थ लगाते ताकि घर्षण में वृद्धि करके अच्छी तरह पकड़ सके। अब जो जिम्नास्ट होते हैं वो इधर से उधर कूदते रहते, गुलाटी मारते रहते, तो उनके हाथों में कोई पदार्थ लगाते जिससे वो ज़मीन के साथ जुड़ा रहे और उसको पकड़ सके। ठीक है। यद्यपि कुछ अन्य स्थितियों में घर्षण अवांछनीय होता है। कैसा होता है? अवांछनीय। अतः हम उसे कम करना चाहेंगे। बहुत ज़्यादा अवांछनीय मतलब क्या? बहुत ज़्यादा अपने को ज़रूरत नहीं हो ऐसा घर्षण उत्पन्न होता है, उसी को कम करने के लिए हम ब्रेक का उपयोग कर। कैरम बोर्ड पर आप महीन पाउडर क्यों छिड़कते हैं? क्योंकि भाई जो आपकी जो स्ट्राइकर होता है वो अच्छी तरह से घूम सके, इसलिए आप कैरम बोर्ड पे पाउडर छिड़कते हो और वहाँ पे आपको
घर्षण कम देखने को मिलता है। आपने ये नोट किया होगा कि जब हम दरवाजे के कब्जों में तेल की कुछ बूंदें डालते हैं तो दरवाज़ा सहज ही घूमने लगता है। अभी आपके दरवाजे की जो कड़ी होगी, कड़ी मतलब वो ताला लगाते हो ना, वो उसमें कभी वो चूँ चा की आवाज़ करे तो आप उसमें तेल डालते तो ठीक हो जाती कि नहीं? क्यों? क्योंकि आप घर्षण कम कर देते हो। साइकिल तथा मीटर के मैकेनिक इन मशीनों के गतिशील भागों के बीच ग्रीस लगाते। आपने देखा होगा ग्रीस लगाना, क्यों? क्योंकि वो घर्षण अच्छी तरह से कम कर सके, अधिक ना हो, इस कारण। उपरोक्त सभी परिस्थितियों में हम दक्षता में वृद्धि के लिए घर्षण को कम करते। जब तेल, ग्रीस और ग्रेफाइट को किसी मशीन के गतिशील पुर्जों के बीच लगाते हैं तो वहाँ इनकी एक पतली परत बन जाती है तथा गतिशील पृष्ठ सीधे ही एक दूसरे को रगड़ते नहीं है। अभी मान लो कि एक पहिया है, उस पहिए में एक चेन है, उस चेन में आप ग्रीस या ऑयल क्यों डालते हो? क्योंकि आराम से घूम सके, एक दूसरे के साथ रगड़े ना। गति सहज बन जाती है। घर्षण कम करने वाले पदार्थ को स्नेहक कहते हैं। क्या कहते हैं गति कम करने वाले पदार्थ को? स्नेहक। कुछ मशीनों में स्नेहक के रूप में तेल का उपयोग न करने की सलाह दी जाती है। बोलते कि भाई तेल मत डालना है ना, ग्रीस वगैरह डाल लेना, तेल से मशीन खराब हो जाएगी। वहाँ पर घर्षण कम करने के लिए गतिशील पुर्जों के बीच वायु की गद्दी का उपयोग करते हैं। ठीक है, देखो ये पहला स्तर है, ये दूसरा स्तर है, और बीच में चिकनाई का उपयोग करते हैं क्योंकि अच्छे से घूम सके। अब पहिए घर्षण कम कर देते हैं। आपके अटैचियों तथा अन्य भारी सामानों पर रोलर जड़े देखा होगा ना रोलर, जैसे कि आपका सूटकेस है तो उसमें भी नीचे टायर हो गए, वही तो है आपका रोलर। ऐसे सामानों को कोई छोटा बच्चा भी आसानी से खींच सकता है। ऐसा क्यों होता है? आइए जाने। देखो ये छोटा बच्चा भी सूटकेस को खींच सकता है, क्यों? क्योंकि उसके साथ टायर लगे हुए हैं। एक क्रियाकलाप दिया गया है आपको। इस क्रियाकलाप में एक नोटबुक लेनी है, 3 पेंसिलें लेनी है और इन पेंसिलों पे नोटबुक रखनी है और उसे सहज घुमाना है। क्या आपको देखना है कि नोटबुक क्या एक जगह से दूसरी जगह जाती है। जब एक वस्तु की किसी दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है और उसकी गति में प्रतिरोध को लोटिन घर्षण कहते हैं। यानी कि आपने बुक में पेंसिल रखी तो पेंसिल क्या करेगी? लुढ़कती आगे जाएगी और उसी के कहेंगे लोटिन घर्षण। लोटिन घर्षण कम कर देता है। किसी वस्तु को दूसरी वस्तु पर सरकाने की तुलना में लोटिन करना सदैव आसान होता है। यदि यही कारण है कि रोलर जड़ा सामान खींचना सुविधाजनक होता है ना, जिसके साथ रोलर लगा वो सामान आप आसानी से खींच सकते हो। अब सुनो, एक बात सुनो, आपके घर में 50 किलो का गेहूं की एक बोरी होगी, आप उठा लोगे? जाहिर सी बात है नहीं उठा लोगे। पर जब कोई बड़ी सी कार रुक जाए तो उसको धक्का मार के अपन खसका सकते हैं। क्यों? क्योंकि भाई इसमें टायर लगे हुए, तो टायर लगी हुई चीज़ों को खिसकाना आसान होता है। क्योंकि लोटिन घर्षण सर्पी घर्षणों से कम होता है, इसलिए अधिकांश मशीनों में सर्पण को बॉल बेयर के उपयोग द्वारा लोटन में प्रतिस्थापन किया जाता है। छत के पंखों तथा साइकिल में धुरी तथा नाभि के बीच बॉल बेयरिंग का उपयोग करके सामान्य उदाहरण है ना, ये है बॉल बेयरिंग होता है ना, ये पंखे का बेयरिंग है, ये एक टायर का बेयरिंग है। इस प्रकार के बेयरिंग का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार के बेयरिंग का क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। तरल घर्षण। अब तरल घर्षण क्या होता है? आप जानते हैं कि वायु अत्यंत हल्की तथा विरल होती है ना, वायु एकदम हल्की होती है, फिर भी इससे होकर गति करने वाली वस्तुओं पर वायु घर्षण बल लगता ही है ना भाई। वायु हल्की हो तो क्या हुआ? बहुत सारी है, और वायु जब बहुत सारी हो तो घर्षण बल तो लगेगा ही। फिर भी इससे होकर गति करने वाली वस्तुओं पर वायु घर्षण बल लगता है। इसी प्रकार जल तथा अन्य द्रव्य भी इनसे होकर गति करने वाली वस्तुओं पर
घर्षण बल लगाते हैं। विज्ञान में गैसों तथा द्रव्यों को एक ही नाम तरल दिया जाता है ना। द्रव्यों और गैसों को क्या नाम दिया जाता है? तरल। अतः हम कह सकते हैं कि तरल इसमें होकर गति करने वाली वस्तुओं का घर्षण बल लगता है। किसी तरल पर लगने वाला घर्षण बल उसकी तरल के सापेक्ष गति पर निर्भर करता है। घर्षण बल वस्तु की आकृति तथा तरल की आकृति पर निर्भर करता है। स्पष्ट है कि जब वस्तु किसी तरल से गति करती है और उन पर लगे घर्षण बल पर पार पाना होता है। अभी एक विमान है, यहाँ पे एक विमान दिख रहा है ना, ये क्या है? वायु इस तरफ जा रही होगी और विमान किस तरफ जा रहा है? इस तरफ जा रहा है। विमान किस तरफ जा रहा है? इस तरफ जा रहा है। और वायु किस तरफ जा रही है? इस तरफ। तो वायु बीच में घर्षण पैदा करेगी ना, उस घर्षण से उसको मुक्ति पानी होती है। आपके विचार में वैज्ञानिकों के विशिष्ट आकृतियों के बारे में कहाँ से संकेत प्राप्त हुए होंगे? वास्तव में उन्हें ये संकेत प्रकृति से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? प्रकृति से। क्योंकि मछली हवा में उड़ती है और पानी में कौन तैरता है? मछलियाँ। तो मछलियों को भी घर्षण का सामना करना पड़ता है और आपके जो पक्षी है उनको भी हवा के घर्षण का सामना करना पड़ता है। आपने इन आकृतियों के बारे में कक्षा 7 में अध्ययन किया था। वायुयान की आकृति को सावधानीपूर्वक देखिए। क्या आप इनकी आकृति तथा किसी पक्षी की आकृति में कोई समानता पाते हैं? वास्तव में सभी वाहनों के डिज़ाइन इस प्रकार बनाए जाते हैं कि तरल घर्षण कम हो सके। अब आपने सोचा, ये कभी सोचा कि भाई जो एरोप्लेन होता है वो ऐसा ही क्यों बनाया जाता है? ऐसा भी तो बना सकते हैं, गोल या ऐसा त्रिकोण, ऐसा ही क्यों बना सकते? ऐसा ही क्यों बनाया जाता है? क्यों? क्योंकि पक्षी का आकार भी ऐसा ही होता है। पक्षी का आकार भी कैसा होता है? ऐसा ही। इसी कारण इसे इसी आकार का बनाया जाता है। तो यहाँ पे आज आपका चैप्टर ख़त्म होता है। इसके आगे आपको यहाँ स्वाध्याय के सभी सवाल लिखने हैं। आपको एक व्यवस्थित नोटबुक भी बनानी है। बहुत बहुत धन्यवाद।